चलो तो कल हमने काइनेमेटिक्स, डायनेमिक और हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए थे, रेस्ट और मोशन। आज हम 2-3 छोटी छोटी टर्म्स और पढ़ेंगे जो आप लोगों को चैप्टर पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहली टर्म पढ़ेंगे हम, आज पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस, उसके बाद पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ उससे पहले पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास, और तीसरी टर्म पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बाद डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर हम लोग अपने पेज पे आ जाएंगे। तो पहली टर्म जो पढ़ने वाले हैं वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं कैसे डिफाइन करूंगा जरा उसे देखते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमारे पास दो तरह के फ्रेम ऑफ रेफरेंस होंगे। अच्छा, पहली बात तो ये पता होनी चाहिए व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो कल मैंने आपको एक पॉइंट बताया था जिस पॉइंट को आप रेफरेंस पॉइंट बोलते थे। क्या होता था रेफरेंस पॉइंट? ओरिजिन इज सेड टू बी रेफरेंस पॉइंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक सिस्टम होगा जिसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, जिसपे क्या होगा बच्चे? कोऑर्डिनेट सिस्टम। उस कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन होगा, उस कोऑर्डिनेट का जो ओरिजिन होगा उसे क्या कहोगे बच्चे आप? रेफरेंस पॉइंट। उसे क्या कहोगे? रेफरेंस पॉइंट। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस तीन चीजों से मिलके बनेगा। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चे? ओरिजिन हो जाएगा, और दूसरा वॉच। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए जरूरी है, और पोजीशन में क्या चेंज आ रहा है उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चे? घड़ी चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द कलेक्शन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड अ स्टॉप वॉच इन द हैंड ऑफ ऑब्जर्वर। यानी जो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहा है, जैसे आप लोग इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देख रहे हैं, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप ऑब्जर्वर और आपके हाथ में जो घड़ी होगी, वो तीनों चीजें मिलके क्या कहलाई जाएंगी बच्चे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो सेट है किसका बच्चे? कोऑर्डिनेट सिस्टम का। इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, ऑब्जर्वर एंड वॉच, स्टॉप वॉच in the hand of observer। स्टॉप वॉच इन द हैंड ऑफ ऑब्जर्वर। इस पूरे कलेक्शन को बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस मेरे लिए दो तरह के होंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सेकंड होगा बच्चे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। one is inertial frame of reference and another one is non inertial frame of reference। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस आप लोग बताएंगे मुझे कि इन दोनों में डिफरेंस, भैया ये आप में डिफरेंस दिख रहा है, तो जिसे जो भी डिफरेंस दिखेगा वो अभी मेरे से डिस्कस करेगा। ये एक बस है, बस की पीछे वाली सीट, सबसे लास्ट वाला ग्लास आपको दिखता है। आप इससे 4 मीटर दूर खड़े हैं, है ना? आपने यहां से एक पत्थर को 2 मीटर पर सेकंड से थ्रो करा, तो मुझे ये बताओ वो कितनी देर के बाद जाके बस को हिट करेगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 2 सेकेंड। समझ में आया? यहां देख लेते हैं, ये फिर से आप कितनी दूर खड़े हैं? 4 मीटर। फिर से आपने क्या करा बच्चे? 2 मीटर पर सेकंड से पत्थर को थ्रो करा। जैसे ही आपने पत्थर को थ्रो करा वैसे ही बस ने 8 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट कर दिया।
जैसे आपने पत्थर फेंका वैसे ही बस ने क्या करा बच्चे, चलना स्टार्ट कर दिया। क्या ये पत्थर अभी भी इसे 2 सेकंड के बाद हिट करेगा? नहीं करेगा। यहां पे करेगा या नहीं करेगा? बात समझ में आई? अगर मैं आपसे कहूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फॉर्मूला किसने बनाया है पता है किसी को? न्यूटन्स ने। जितना भी मैकेनिक्स है आपका, एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, वेलोसिटी, सब किसने बनाए हैं? न्यूटन्स ने बनाया है। तो यहां टाइम इस फॉर्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर पाए? यहां क्या इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। तो एक ऐसा सिस्टम, यहां भी तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ऑब्जर्वर था, टाइम थी, सब कुछ था या नहीं था? एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो करेगा, उसे क्या कहेंगे बच्चे हम लोग? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक ऐसा कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा, उसे क्या कहूंगा बच्चे मैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। समझ में आया सबको? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। तो पहले तो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझा, उसके बाद हमने क्या समझ लिया? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कैसे डिफाइन करूं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच, किसको फॉलो करता है बच्चे? विच फॉलो, विच ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। किसको फॉलो करता है बच्चे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। नॉन इनर्शियल बता दो। इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस which do not obey, which do not obey Newton's law of motion, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को फॉलो ना करे उसे हम लोग नॉन इनर्शियल कहेंगे, और जो फॉलो करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? इनर्शियल। हमारी पूरे मैकेनिक्स में हमें ज्यादातर या सारा का सारा इनर्शियल पढ़ना है। नॉन इनर्शियल हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, पर यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है। जब भी आप अर्थ के बाहर के कैलकुलेशन करोगे तो वो सारे कैलकुलेशन किससे होंगे बच्चे? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से। आप सबने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, वन ऑफ माय फेवरेट है, मिशन मंगल। ऐसे है या नहीं है? तो उसी का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूं। ये अर्थ है, मिशन मंगल के बाद या एक और मैं बताता हूं, द लैंडर। जब इंडिया ने मून के नॉर्थ पोल पे, मून के नॉर्थ पोल पे लैंडिंग की कोशिश की थी, जिसमें सैटेलाइट तो लॉन्च कर पाए थे, पर जो हमारा द लैंडर था, जिस डिवाइस को जाके लैंड करना था, उससे कनेक्शन लॉस हो गया था। विक्रम, द विक्रम लैंडर, द लैंडर के नाम से। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं कहानी बताऊं। ये अर्थ है और ये मून है। मून का ये नॉर्थ पोल है। अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है या नहीं करती? और मून भी क्या कर रहा है बच्चे? रोटेट कर रहा है या नहीं कर रहा है? मान लो ये मून का नॉर्थ पोल है, हमें यहां से एक रॉकेट को यहां लॉन्च कराना है, तो आपके लिए इनर्शियल फ्रेम से कैलकुलेशन करोगे नॉन इनर्शियल से? क्योंकि देखो ये भी अपनी पोजीशन टाइम के साथ बदल रहा है और वो भी अपनी पोजीशन। अगर हम इनर्शियल से कैलकुलेट करेंगे तो हम यहां लॉन्च करना चाहते थे, इतनी देर में मून घूम जाएगा और हम कहां लॉन्च कर देंगे? यहां लॉन्च कर देंगे। हमारी सारी कैलकुलेशंस कैसी हो जाएंगी? खराब हो जाएंगी। तो जब आप आउट ऑफ मैक्सिमम, जब आप अर्थ से बाहर के कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे फ्रेम कैसे हो जाते हैं बच्चे? नॉन इनर्शियल। और जब अर्थ पे रह के करेंगे तो इनर्शियल। तो आप लोग अर्थ पे रह के पढ़ोगे, अभी अर्थ के बारे में ही पढ़ोगे, तो हमारा पूरा 11th कैसा रहेगा? इनर्शियल। जी, ये बस वाला समझ में आया? टाइम 2 सेकंड आ गया क्या? यहाँ पे टाइम 2 सेकंड आएगा इस वाले केस में? आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा बच्चे। जब आपने यहां से पत्थर को फेंका उसी टाइम बस ने भी चलना शुरू कर दिया, तो जितनी देर में पत्थर 4 सेकंड यहां ट्रेवल करे, बस मिलेगी या बस आगे चली जाएगी? बस आगे जाएगी या नहीं जाएगी? तो टाइम का कैलकुलेशन गलत हो गया, यानी न्यूटन्स का ये वाला फॉर्मूला कैसा हो गया? गलत। यानी इस पूरे सिस्टम ने किसको फॉलो नहीं करा? न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करा। बस इतनी सी बात, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, समझ में आए सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। इसका लिखो कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। ऐसे छोटे छोटे 10-12 चीजें पढ़ेंगे, जैसे आपने फ्रेम पढ़ा, कंसेप्ट पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ टाइम पढ़ेंगे,
ये बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हम लोग लिखते चले जाएंगे। ये लिख लिया सबने बच्चे, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। एक ट्रेन है जो इस डायरेक्शन में 200 मतलब एक ट्रेन है जिसकी लेंथ खुद की 200 मीटर है और उसकी इस तरफ जाने वाली स्पीड क्या है बच्चे, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड। अब आपको ये बताना है कितनी देर में वो इस पोल को, जिसकी विड्थ है 20 सेंटीमीटर, इस पोल को कितनी देर में क्रॉस कर देगी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना बच्चे, 200 डिवाइडेड बाई 20, हाउ मच, 10 सेकेंड। कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ये एक ब्रिज है जिसकी खुद की विड्थ, चौड़ाई 200 मीटर है और वही वाली ट्रेन जो आगे चलती है कितनी थी ट्रेन की लंबाई, 200 मीटर, और ये इस तरफ कितने से चल रही है बच्चे, 20 मीटर पर सेकंड। इस ट्रेन को, ब्रिज को क्रॉस करना है। तो ब्रिज को क्रॉस करने की मैं दो सिचुएशन आपको बताता हूं। ये है गार्ड और ये है इंजन। इंजन यहां होना चाहिए या गार्ड यहां होना चाहिए। अगर मैं कहूं ट्रेन कंप्लीटली क्रॉसेस द ब्रिज, गार्ड को होना चाहिए। दैट मीन्स ये पूरी ट्रेन का अरेंजमेंट इस तरह से होना चाहिए, तभी तो कहूंगा कि भाई ट्रेन क्या कर गई, क्रॉस कर गई। बात समझ में सबको, कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब आप मुझे बताएंगे कि कितना टाइम लगा ट्रेन को ब्रिज को क्रॉस करने में। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 400 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज, ऐसे तो लिखा 200 ट्रेन का, 200 ब्रिज का, तो डिस्टेंस कितना हो गया, 400। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस करेंगे, देन वी मूव टू द कंक्लूजन। ये हमारा स्टेशन सोनीपत, सोनीपत के नियर बाई का सबसे पास का स्टेशन बताओ कौन है, पानीपत। ठीक है, ये एक रेलवे स्टेशन है सोनीपत और ये हो गया पानीपत, ऐसे ही। और मैं मान ले रहा हूं इनके बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चे, 20 किलोमीटर फॉर एग्जांपल। तो ये वाली ट्रेन, वही ट्रेन जिसके बारे में बात कर रहे थे, ये वाली ट्रेन 20 मीटर पर सेकंड से चलती है। तो ये यहां से यहां तक सोनीपत से पानीपत कितनी देर में पहुंच जाएगी। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 20 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर डिवाइडेड बाई 20, हाउ मच, 10 टू द पावर 3 सेकेंड, यानी 1000 सेकेंड में पहुंच जाएगी। समझ में आया। ये एक एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस करा। इस एग्जांपल में कंक्लूजन देखो जरा। अगर मैं इस वाले केस में बात करूं तो आपने सिर्फ ट्रेन की विड्थ को कंसीडर करा है, जिसको वो क्रॉस करते हैं उसकी विड्थ को कंसीडर करा है क्या, नहीं करा। अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इसमें आपने ट्रेन की विड्थ को भी कंसीडर करा है और जिसको क्रॉस करा है उसको भी कंसीडर करा है।
अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो आपने सिर्फ उसी को कंसीडर करा है जिसको उसने क्रॉस करा है। क्या आपने ट्रेन की विड्थ को कंसीडर करा है? यहाँ पे नहीं करा ना। सब लोगों को बात समझ में आई? तो आप अपनी मर्जी से कहीं पे ट्रेन की विड्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, कहीं पे पाथ की विड्थ को नेग्लेक्ट कर रहे हो, और कहीं पे विड्थ ऑफ ट्रेन और विड्थ ऑफ पाथ दोनों को इंक्लूड कर रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये समझ में आया नहीं आया जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई देखो, यहां तो मैंने जो विड्थ उसने क्रॉस की उसे इंक्लूड करा नहीं करा, यहां मैंने विड्थ ऑफ ट्रेन विड्थ ऑफ पाथ दोनों को इंक्लूड करा, और उस वाले केस में सिर्फ विड्थ ऑफ पाथ को इंक्लूड करा है, विड्थ ऑफ ट्रेन को इंक्लूड नहीं करा। ठीक है। दूसरी भाषा में मैंने यहां पे डिस्टेंस को पॉइंट साइज मान लिया, पॉइंट साइज, यहां पे मैंने ट्रेन को पॉइंट साइज मान लिया, यहां पे ना मैंने ट्रेन को पॉइंट साइज माना ना मैंने पाथ को पॉइंट साइज माना। तो कब किसी बड़े ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज समझा जा सकता है, ये हमें समझना है। जैसे अगर मैं अर्थ की बात करूं तो अर्थ बहुत बड़ा है या नहीं है, और सन अर्थ से भी ज्यादा बड़ा है। पर जब हम लोगों ने पैरेलैक्स मेथड जब पढ़ा था तो हमने सन को क्या मान लिया था? पॉइंट साइज माना था या नहीं माना था? तो कब हम किसी भी मल्टीपल बहुत बड़े ऑब्जेक्ट को क्या मान सकते हैं बच्चे? पॉइंट साइज मान सकते हैं। ये हमें रूल पता होना चाहिए। बात समझ में आया? क्योंकि आपकी फिजिक्स के मैक्सिमम लॉज पॉइंट साइज के लिए लिखे गए, मैक्सिमम लॉज। सिर्फ एक चैप्टर आएगा जहां आप लोग बड़ी बॉडी के लिए लॉज पढ़ोगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अदरवाइज जितने भी लॉज आपकी फिजिक्स में लिखे गए हैं सब पॉइंट साइज सेंटर्ड लिखे गए हैं, सबको पॉइंट साइज मान के ही लिखे गए हैं। तो कब हम किसी बॉडी को, एक बड़ी बॉडी को क्या इंक्लूड कर सकते हैं बच्चे? पॉइंट साइज कंसीडर कर सकते हैं। उसके कुछ रूल लिखने होंगे हमें। तो अभी आप लोग लिखोगे कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास में रूल नंबर 1, when the distance covered by body is much greater than its size, body can be considered as point size. Body is considered as point size. जो आपकी बॉडी है उसे हम लोग क्या कंसीडर करेंगे बच्चे? पॉइंट साइज कंसीडर करेंगे। रूल नंबर 2, if the size of the body do not affect the condition of motion, पहली बात तो ये कि जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बॉडी के साइज से बहुत ज्यादा बड़ा रहा हो तो उस कंडीशन में बॉडी को क्या मान लेंगे? पॉइंट साइज। रूल नंबर 2, उसका खुद का साइज कंडीशन ऑफ मोशन को इफेक्ट ना कर रहा हो। मैं सबके एग्जांपल अभी आपको बताऊंगा। देखो 20 किलोमीटर के कंपैरेटिवली 200 मीटर कैसा डिस्टेंस है? कितना छोटा? लगभग 1000 गुना छोटा। तो बहुत ज्यादा छोटा है या नहीं है? उस कंडीशन में ट्रेन को क्या कर लिया था? नेग्लेक्ट। 20 सेंटीमीटर 200 मीटर के कंपैरेटिवली कैसा है? बहुत छोटा डिस्टेंस है, 100 गुना छोटा डिस्टेंस। तो हमने 20 सेंटीमीटर को क्या मान लिया? पॉइंट साइज। 200 मीटर के कंपैरेटिवली 200 मीटर कैसा डिस्टेंस है? सेम है, तो नेग्लेक्ट नहीं कर पाए और हमने इसे बड़ी बॉडी कंसीडर करा। अगर ये 1 सेंटीमीटर होता तो हम लोग इसे भी क्या करते बच्चे? नेग्लेक्ट कर देते। समझ में आया सबको? नहीं आया? ये समझ में आया कि 200 मीटर 20 किलोमीटर के रेस्पेक्टिवली छोटा डिस्टेंस है या बड़ा डिस्टेंस है? तो जब भी बॉडी का साइज डिस्टेंस ट्रेवल्ड से बहुत छोटा होगा तो उस बॉडी को पॉइंट साइज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? पॉइंट साइज। मैं एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, जरा देखो। एक कार है बेटा, ये इस कार को 100 किलोमीटर चल के जाना है, यहां से 100 किलोमीटर चल के जाना है।
तो कार को हम ऐसे माने कि 4 मीटर लंबी कार होती है या पॉइंट साइज मान लें? क्यों? जो डिस्टेंस को वो कवर कर रही है वो उसके साइज से बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है। अगर इसी कार को आप बाहर अपने गेट से अंदर कमरे में, बाहर घर के बाहर खड़ी है आपकी कार, आप इसे अंदर घर में पार्क करते हो, तो क्या कार को पॉइंट साइज मान सकते हो? रूम को, मैं सिर्फ कार को बताओ मुझे, क्या हम कार को पॉइंट साइज मान सकते हैं? क्यों? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज सो स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स साइज। भाई लगभग आपकी कार 3-4 मीटर लंबी और आपने 10 मीटर ही डिस्टेंस तो ट्रेवल करा है, तो उस कंडीशन में हम नहीं मान सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या बड़े बॉडी हो, आप लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट थोड़ी ना हो, देखना कितने बड़े बड़े। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है ये, इतने छोटे से हो तुम नहीं हो, पर आप अपने घर से यहां तक चल के आए हो, तो आपके साइज के कंपैरेटिवली वो डिस्टेंस कैसा है बच्चे? बड़ा है या नहीं है? तो आपको मैं क्या कंसीडर कर लूंगा? अब पॉइंट साइज कर लूंगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, पक्का? अगर मैं बात करूं प्लैनेट्स की, गैलेक्सी की बात करता हूं, तो मैं अर्थ को पॉइंट साइज मान लेता हूं। क्यों? गैलेक्सी के साइज के कंपैरेटिवली अर्थ का साइज कैसा है बच्चे? बहुत ज्यादा छोटा है। बस इतनी सी बात समझ में आई? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब कोई अपनी बोतल दो जिसे बोतल से प्यार ना हो, है कोई बोतल लेके आया है? अगर टूट गई तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पक्का? हाँ ये वाली दे दो, ये चलेगी। पॉइंट, अच्छा मुझे एक छोटी सी पेपर की बॉल बना के दो, एक छोटी सी पेपर की बॉल, एक पेपर निकाल के दो और उससे, है मेरे पास, है मेरे पास भी है। चलो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, पर मैं इसे क्या मान रहा हूं बच्चे? पॉइंट साइज मान रहा हूं। मैंने एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को टेबल के कॉर्नर से गिराया, टेबल के कॉर्नर से गिराया। वो कैसे गिरता है? स्ट्रेट लाइन। मैं एक बड़ी सी बॉडी को टेबल के कॉर्नर से गिरा रहा हूं, अगर बोतल टूट गई तो मैं नहीं देने वाला, ठीक है भाई। मैं इसे टेबल के कॉर्नर से गिरा रहा हूं। पॉइंट साइज, सुनो, जब आपका यहां से पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट गिरा तो उसका मोशन कैसा था? बिल्कुल ऐसे था, स्ट्रेट लाइन। एक बार इसे उठाओ, यहां देखो ये बोतल कैसे गिरी, जरा प्लीज समझो। ये बोतल कैसे गिरी? ये ऐसे, पहले ये ऐसे हो रही थी ना, मैं स्लो मोशन में बढ़ा रहा हूं, अभी नीचे नहीं गिर रहा मैं, ये ऐसे। अगर मैं यहां एक पेन रख दूं तो क्या बनेगा? एक आर्क बन रहा है या नहीं बन रहा है? एक आर्क बन रहा है। यानी इस बोतल के गिरने का मोशन देखो, पहले तो है सर्कुलर, ऐसे सर्कुलर है या नहीं है, और जब ये पूरी ऐसे हो जाती है उसके बाद कैसा है? स्ट्रेट लाइन है या नहीं है? अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट को गिरने की बारी आती तो वो कैसे गिरता? स्ट्रेट लाइन गिरता। तो इसको बताओ मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करूंगा या नहीं करूंगा? क्यों? क्योंकि इसके खुद के साइज की वजह से इसका मोशन बदल गया। इसके खुद के साइज की वजह से इसका क्या बदल गया बच्चे? मोशन बदल गया। देखो भाई यहां है, अगर मैं ऐसे गिरा रहा हूं तो ये कैसा है? पहला सर्कुलर, यहां तक कैसा है? तू ऐसे लगा ले तो दूसरी तरफ गिर जाएगी, पर गिरेगी कैसी? सर्कुलर। तो अगर एक बीकर को या एक बोतल को मैं टेबल के कॉर्नर से गिरा दूं तो बताओ ये गिरने वाली बोतल पॉइंट साइज है या मल्टीपल पॉइंट साइज है? मल्टीपल पॉइंट है। बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसके खुद के साइज की वजह से क्या हुआ? इसके मोशन बदल गया। हमने दूसरा रूल यही तो लिखा था, इफ द साइज ऑफ द बॉडी डू नॉट इफेक्ट द कंडीशन ऑफ मोशन, यानी मोशन को नहीं बदलना चाहिए। दूसरी बात सुनो, मैं मदारी हूं, जो बंदर के साथ खेल दिखाते हैं उसे मदारी बोलते हैं। आप लोग शायद ना जानते हो, जानते हैं? आपने शायद देखा भी नहीं होगा बंदर के साथ खेल दिखाते हुए। अब गवर्नमेंट, चलो गवर्नमेंट इतनी ज्यादा हार्ड है कि आप जानवरों के साथ कुछ नहीं कर सकते बिना परमिशन के, पर हम लोग बहुत पुराने चावल हैं तो हमने देखे हुए वो सारे दिन भी। चलो देखे तो आप भी कम पुराने चावल नहीं हो। चलो बात सुनो, एक मदारी साइकिल पे आता है हमारे गांव में खेल दिखाने, और उसका बंदर बीच में बैठा हुआ है, और वो मदारी अपने ऐसे साइकिल को ऐसे गोल गोल घुमा रहा है, ऐसे गोल गोल घुमा रहा है सर्कुलर में। मदारी आपकी साइकिल को कैसे घुमा रहा है बच्चे? ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे घुमा रहा है, और यहां ये बंदर बैठा हुआ और ये मदारी ऐसे सर्कुलर ट्रैक पे अपनी साइकिल को घुमा रहा है। अगर बंदर कूद के साइकिल पे बैठ जाता है
तो मुझे बताओ बंदर पॉइंट ऑब्जेक्ट है या मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट है? बंदर के बैठने से क्या गोल गोल घूमने वाला मोशन चेंज होगा? अगर आपके खुद के साइज की वजह से मोशन की कंडीशन चेंज ना हो तो आपका मोशन कैसा कंसीडर किया जाएगा बच्चे? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा आपका साइज कैसा कंसीडर किया जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये वाला मंकी कैसा कंसीडर होगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये गिरने वाली बोतल मल्टीपल पॉइंट। एक ट्रेन दो स्टेशन के बीच में चलती है, वो कैसा कंसीडर करोगे? पॉइंट या मल्टीपल पॉइंट? पॉइंट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया बच्चे सबको? कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है? पक्का? तो बिल्कुल क्लियर हो गया, दोनों एकदम आपको अच्छे से समझ में आ गए। When the distance covered by the body much greater than its size, body can be considered as point size. A body can be considered at point size if the size of the body do not affect the condition of motion. आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं और ट्रेन 4 ही मीटर चलती है, 400 मीटर चलती है, ऐसे मान लेते हैं, तो आप मुझे बताओ पॉइंट साइज हो या मल्टीपल पॉइंट साइज हो? क्योंकि आप बैठो ना बैठो ट्रेन का मोशन कैसा है? स्ट्रेट लाइन। तो आपका भी कैसा होने वाला है? स्ट्रेट लाइन। कोई दिक्कत तो नहीं है? सबको समझ में आया? किस बॉडी को पॉइंट साइज कहेंगे? सबको समझ में आ गया बच्चे? एक तो या तो उसके साइज की वजह से मोशन की कंडीशन में कोई चेंज ना है, और दूसरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज मच मच लार्जर देन द साइज ऑफ द बॉडी। दोनों पॉइंट लिखो जल्दी से। लिख लिए? इसका लिखो कंसेप्ट ऑफ अ बॉडी और अ रिजिड बॉडी। हाँ, अलग से पॉइंट बना के। आपने लिख लिया? ये इससे लिख ले भाई, लिखो। कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास, कंसेप्ट ऑफ अ बॉडी या मल्टीपल पॉइंट बॉडी। मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट और रिजिड बॉडी और सिर्फ बॉडी। एक टर्म आप पहले से बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, बॉडी। लेट अस कंसीडर्ड ए बॉडी, लेट अस कंसीडर्ड ए रिजिड बॉडी। किस भी चीज को आप बॉडी कह सकते हो, ये आपको समझ में आना चाहिए फिजिक्स को ढंग से पढ़ने के लिए। हर ऑब्जेक्ट को आप बॉडी नहीं बोल सकते, हर मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट को आप बॉडी नहीं बोल सकते। मैं एक मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट हूं पर मुझे बॉडी नहीं बोला जा सकता। उसका रीजन समझना एक बार जरा आप लोग मेरे से। ये आपके पास एक बॉडी है जो बहुत सारे पॉइंट से मिलके बनी है, ऐसे। ए और बी, आपके पास दो बॉडी हैं, एक का नाम मैंने ई रखा और एक का नाम मैंने बी रखा। दोनों मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट है। दोनों कैसे हैं? मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक बार मुझे अपना रजिस्टर दिखा दो। हाँ, ये मेरे पास एक बॉडी है मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट और दूसरी बॉडी मेरे पास ये है मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट। दोनों में मैं एक एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, आप लोग मुझे बताना। मैं इसमें यहां से फोर्स लगाता हूं, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट से मिलके बनी है। आपने फोर्स लगाया और ये यहां से ये वाला जो लास्ट वाला पॉइंट था 1, ये 1 2 3 4 एंड 5, 5 वाला ये है और पहले वाला ये 4 बीच में है। आपने इस पे फोर्स लगाया, ये ऐसे फोर्स लगाया और इस वाले पॉइंट का फोर्स लगाने से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो जरा बताओ इसका कितना हुआ है? इसका ये यहां था, ये यहां से यहां चला गया 1 मीटर, ये यहां था, यहां तक 1 मीटर चला गया। समझ में आया? जरा इस वाली बॉडी को देखना, 1 2 3 4 एंड 5। मैं यहां से फोर्स लगाता हूं
ये मैंने फोर्स लगाया और फोर्स लगा के इस वाले का मैंने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दिया। क्या आगे वाले का 1 मीटर हुआ है या कम हुआ है? यहां था, यहां से मैं से फोर्स लगा के लेके गया, अगर पीछे वाले का 1 मीटर हुआ है तो आगे वाले का 1 मीटर हुआ है क्या? नहीं बच्चे, ये देखो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इस ए का हुआ है या लास्ट वाले का हुआ है? जितना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है क्या उतना डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है? जितना इसका हुआ है क्या इस वाले का हुआ है ना? पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 1 सेंटीमीटर, उसके बाद इन दोनों का डिस्टेंस कितना हो गया? 1 से कम हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आया? आपने फोर्स लगाई, पहले 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस था 1 सेंटीमीटर, 1 और 2 के बीच का डिस्टेंस था, आपने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद जब आपने देखा क्या इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट अभी भी है या नहीं है, एक ऐसी बॉडी जिस पे आप फोर्स लगाओ, हर पार्टिकल का बराबर डिस्प्लेसमेंट हो, हर पार्टिकल का बराबर एक्सीलरेशन हो, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज ना हो, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या ना हो बच्चे? चेंज ना हो, उसे आज से मैं बॉडी, मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट या रिजिड बॉडी कहा करूंगा। एक ऐसी बॉडी जिस पे आपके फोर्स लगाने से दो पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाए बच्चे? चेंज हो जाए, उसे हम कभी भी क्या नहीं कहेंगे बच्चे? बॉडी कंसीडर नहीं करेंगे। बात समझ में आया? तो जब भी मैं बॉडी की बात करूंगा तो उनकी रिलेटिव पोजीशन बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अगर एक ने 10 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट कराया तो हर पार्टिकल ने, ठीक है, तो ऐसी बॉडी जिसमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगी उसे मैं क्या कहूंगा बच्चे? बॉडी कहूंगा। अदरवाइज कोई भी स्पंजी बॉडी को हम फिजिक्स में बॉडी कंसीडर नहीं करेंगे। आप फॉर्म लेके आओ, आपका पिल्लो होता है, आप दोनों तरफ से ऐसे दबाओ, उनके बीच का रिलेटिव पोजीशन बदल जाती है ना। पहले ये वाला एंड इस एंड से 1 मीटर दूर था, आपने ऐसे दबाया 50 सेंटीमीटर दूर रह जाते हैं, 10 सेंटीमीटर दूर, ऐसा है या नहीं है? तो फिजिक्स में कभी भी इसे मैं क्या नहीं बोल सकता? बॉडी नहीं बोल सकता, है ना। घर की दीवार में से ईंट निकाल लेना, उसे दबा दोनों तरफ से, बिफोर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स 9 सेंटीमीटर दूर थी, आफ्टर द फोर्स 9 सेंटीमीटर दूर रहेगी, क्योंकि या तो आप उसे तोड़ सकते हो, अदरवाइज आप दबा नहीं सकते उसे। समझ में आए बच्चे? कोई मुश्किल तो नहीं है। तो बॉडी की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए बॉडी इज विच इन विच position between the particles remains same before and after the application of force, and all particle having same displacement and same acceleration, उनका डिस्प्लेसमेंट भी सेम और उनका एक्सीलरेशन भी सेम हो। इसका नेक्स्ट टॉपिक लिखो, टाइप्स ऑफ मोशन। ए बॉडी इन विच दो बार लिख दे बच्चे। ए बॉडी
in which position between the particles remains same before and after the application of force and all particle having same displacement and same acceleration, यानी सबका डिस्प्लेसमेंट भी एक जैसा हो और सबके एक्सीलरेशन भी एक जैसी हो. टाइप्स ऑफ मोशन. 1 स्ट्रेट लाइन मोशन, हाँ जी, 1D मोशन. When a point object only change one coordinate during its motion, चलते हुए वो सिर्फ क्या चेंज करे बच्चे, अपना एक कोऑर्डिनेट. जैसे उसकी कोई पोजीशन हो सकती है एक्स वाई जेड, भाई कुछ ना कुछ पोजीशन तो होगी या नहीं होगी किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में. व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट को कैसा होना चाहिए, पॉइंट. व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट चेंज इट्स ओनली एनी वन कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग मोशन, during motion is said to be linear motion, said to be linear motion, motion in straight line, motion in straight line, motion in straight line और one dimensional motion. एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल बता सकता है मुझे स्ट्रेट लाइन का? लाइट ट्रेवलिंग इन अ पाइप और सनरेज, ठीक है. जब भी कोई प्लेन लैंड करता है या टेक ऑफ करता है वो ऐसे ऐसे चलता है या स्ट्रेट लाइन में दौड़ता है? तो उसका मोशन सिर्फ वो क्या चेंज कर रहा है बच्चे, एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, इसलिए उसका मोशन या तो वन डायमेंशनल हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट पहले एक्स वाई जेड पे रहा हो और जब आपने ऑब्जर्व करा तो वो किस पे आ जाए, x1 yz, क्योंकि वाई जेड उसने अपने नहीं बदले, सिर्फ कितने कोऑर्डिनेट बदले बच्चे, एक कोऑर्डिनेट बदला. जब एक कोऑर्डिनेट बदलता है तो हम उसे क्या बोलते हैं बच्चे, लीनियर मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन या वन डायमेंशनल मोशन. सेकंड, वो भी स्ट्रेट लाइन मोशन कंसीडर किया जाएगा. क्लियर? ये लिख लिया या लिखो जल्दी से. रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, RECTILINEAR, रेक्टिलिनियर मोशन. क्या बच्चे? During motion is said to be linear motion. During motion is said to be linear motion. स्विच करें भाई. रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन. मान लो मेरे पास एक मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अगर इसका हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करे इन द सेम डायरेक्शन, हर पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ट्रेवल करे इन द
सेम डायरेक्शन, तो इसके मोशन को क्या कहूंगा बच्चे मैं? रेक्टिलिनियर मोशन। देखो कैसे, ये वाला भी v वेलोसिटी से, ये वाला भी v वेलोसिटी से, ये भी v वेलोसिटी से और ये भी v वेलोसिटी से, तो ये वाला मोशन क्या कहलाया जाएगा बच्चे? रेक्टिलिनियर। है तो ये स्ट्रेट लाइन ना, स्ट्रेट लाइन होता है पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए और मल्टीपल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए रेक्टिलिनियर। सबकी वेलोसिटी कैसी होनी चाहिए? सेम, और सब एक दूसरे से कैसे ट्रेवल कर रहे हैं? अब देखो पैरेलल है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं when all particles of a multiple point body moves in a same direction with same velocity, then the motion is said to be rectilinear motion। ठीक है, when all particle of a multiple point body move with same velocity in same direction, then motion is said to be rectilinear motion। ये नीचे वाला एग्जांपल बताना रेक्टिलिनियर का है या नहीं है? क्यों नहीं है? वेलोसिटी अलग अलग। देखो यहां तक तो सारे पार्टिकल सेम है, इसके बाद नीचे वाले पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है? ज्यादा, वो ऐसे घूम जाएगा, तो मोशन कैसे हो जाएगा? सारे एक डायरेक्शन में नहीं है, तो वहां सर्कुलर सा हो जाएगा, तो ये वाला हमारा रेक्टिलिनियर नहीं है। थर्ड इज सर्कुलर मोशन। कोई सर्कुलर मोशन को डिफाइन कर सकता है बच्चे? बोलो, सर्कुलर मोशन कोई नया नहीं है, बोलो एक बार फिर से। नहीं, जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे, घूम के नहीं, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करे कि वो एक पॉइंट से हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे रहे, एक पॉइंट से क्या रहे? फिक्स डिस्टेंस पे रहे, तो उसका जो भी पाथ ट्रेस करेगी उस पाथ को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। मान लो मैंने एक जानवर को एक रस्से से बांध दिया और खूंटे से बांध दिया, तो जितना बड़ा उसका रस्सा है वो उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, तो वो क्या करेगा? ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा? वो मोशन क्या कंसीडर किया जाएगा? सर्कुलर मोशन। समझ में आया? तो हम इसे ऐसे डिफाइन करेंगे